बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तो चलिए जनाब बुक की जानिब बढ़ते हैं। ये जी बुक हमारी ओपन हो गई है। तो कल जो है हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का पढ़ा और हमने इसके अलावा जो है वो के एफ़, के आर, ठीक है, और के सी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। हमने के एफ़ को बोला था कि ये जो है वो हमारे पास रेट है, फॉरवर्ड रेट जो है कांस्टेंट है, हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। फॉरवर्ड का आर के एफ़ और के आर जो था वो रिवर्स रिएक्शन का हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट था, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। और जो के सी था उसका नेम हमने कल लिखा था के कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तो आज हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, हमने अखज़ करना है एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी एक हमारे पास इक्वेशन होगी जिसमें हम जो है वो एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, अखज़ करेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन के अंदर ही किसी भी हमारे पास रिएक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसकी जो हम वैल्यूज़ लिखेंगे और हमारे पास के सी आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम उस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की डेफिनेशन इसके साथ मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर करती है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है तकरीबन। तो ये जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। कहता है लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर जनरल रिएक्शन। ये देखें, ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें आपको स्मॉल ए बी सी डी और लार्ज ए बी सी डी नज़र आ रहे होंगे और दरमियान में जो आपके पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो है वो साइन आपको नज़र आ रहा है, रिवर्सिबल इक्वेशन का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जी इसमें सुन लें कि जी जो ए बी सी डी हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको शो किया है जनरली। और जो स्मॉल ए बी सी डी हैं ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपको शुरू में देखें यहाँ पे एक स्मॉल ए नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्मॉल बी है, ये सी है स्मॉल और ये डी है स्मॉल। तो ये जो स्मॉल है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास यूनिट होता है मोल। तो ये बताते हैं कि जो एलिमेंट है कितने मोल मिला, ठीक है, कितने मोल एलिमेंट ये था, दूसरा एलिमेंट कितने मोल था और फिर हमारे पास प्रोडक्ट के कितने कितने मोल्स, कितनी कितनी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास तैयार हुई है रिएक्शन के बाद। कह रहे कि जी दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस। बिल्कुल जी ठीक कह रहा है, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन बेसिकली 2 रिएक्शन हैं। किस तरह, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। तो वही बता रहा है आगे कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और जो हमने लॉ पढ़ा है उसके मुताबिक क्या होता है जी, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, जो स्पीड होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर कोई चीज़ जो हम बाद में पढ़ेंगे वो चीज़ बढ़ेगी तो हमारे पास रेट भी बढ़ेगा और अगर वो चीज़ कम होगी तो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी कम होगा। और अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जी हमारे पास वो जो चीज़ है, हमारे पास वो जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो बेसिकली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशंस। बेसिकली हमारे पास मोलर कंसनट्रेशंस का प्रोडक्ट है। अब मोलर कंसनट्रेशन क्या होती है कि हमारे पास एक मखसूस वैल्यू के अंदर कितनी कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब आपको कंसनट्रेशन का जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं जो है केमिस्ट्री लैब में लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपका कंसनट्रेशन का जो कंसेप्ट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए केमिस्ट्री लैब में चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर आ गए। यहाँ पे पहले तो आपको चीज़ें थोड़ी सी बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास जनाब एक देखें, आपके पास नज़र आ रहा होगा पानी है इसके अंदर ब्लू कलर का। तो इसके अंदर बेकर के अंदर और इसके एक तरफ जो है आपको जो है नल नज़र आ रहा होगा, वो पानी जो है वो निकालने के लिए है, ठीक है। और जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है उससे हम पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। देखें जी, इसको मैं नीचे वाले को खोल रहा हूँ तो ये भी पानी जो है वो 1/2 लीटर है इसके अंदर।
तो अभी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ये जी मैं खोल रहा हूँ इसको, देखें ये पानी जो है ये देखें कम हो गया, सारे ख़त्म कर दिया। और अब जो है इसके अंदर हमने और चाहिए हमें, तो मैं ऊपर से इसे ओपन कर रहा हूँ, हमारे पास और आ जाएगा जी। ये ऊपर जो है वो लोगो है और लोगो के साथ नहीं हो रहा, चलें हम इसे रिवर्स कर लेते हैं। ये देखें ये थोड़ा सा नीचे जब लोगो से किया तो फिर हो गया, ठीक है। तो चलिए जी, ये देख लीजिए आपको दिखा दिए, ये देखें ये चल रहा है, ठीक है। अब पानी कितना हो गया आपके पास 1 लीटर, और 1 लीटर से ज़्यादा इसके अंदर नहीं आ सकता। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसको हाफ़ लीटर ही कर लेते हैं दोबारा से। तो ये देखें जी हाफ़ लीटर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ऊपर आप देख रहे होंगे ड्रिंक मिक्स। अब हमारे पास सॉलिड है, और उससे पहले हम क्या कंसंट्रेशन का जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने लगे हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली हमारे पास जो ये वाटर है नीचे, इसके अंदर अब जितनी हम चीज़ डालेंगे उसकी वैल्यू होती है कंसंट्रेशन, ठीक। अभी देखें हमने ऊपर से कुछ नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है, और अभी हम चेक करते हैं कि उस चीज़ की कंसंट्रेशन कितनी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है एक जो रेड कलर की कंसंट्रेशन जो है वो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंसंट्रेशन चेक करेगा आपकी, ठीक है। और अभी देखें मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ इसे और इसको खींच रहा हूँ, और ये देखें कंसंट्रेशन आपको नज़र आ रही होगी कितनी है, 0.000 मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन जो है इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें 0 है, यानी अभी हमने इसके अंदर कोई चीज़ भी इंटर नहीं की, नहीं मिक्स की, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर मिक्स करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जैसे मैं मिक्स करूँगा तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाएगी। देखें नहीं मैं इसे हिला रहा हूँ, और ये देखें चीज़ जो अंदर गई वो कलर भी चेंज हुआ, और ये देखेंगे अब कितनी कंसंट्रेशन होगी 1.820 मोल पर लीटर, कलर भी चेंज हो गया, ठीक। और अब जैसे मैं और मज़ीद से जो है इंटरमिक्स करूँगा तो ये देखें इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। देखें अब कितनी हो गई 3.030। मैं इसे और मिक्स करता हूँ तो बढ़ती गई, देखें बढ़ती जा रही है, ठीक। अब एक बात समझने की है कि कंसंट्रेशन जो है वो हाफ़ लीटर में भी उतनी ही रहेगी। अगर हम पानी यहाँ से निकाल भी दें तो पूरे के अंदर कंसंट्रेशन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से लें कि जैसे आप घर पे पानी बनाते हैं, ठीक है, जग के अंदर आपने स्कंजबी बना ली। अब स्कंजबी के अंदर आपने जनाब वो मीठा जो है वो डाल लिया, ठीक। अब आप जग में से निकाल के दे रहे हैं, आपकी मम्मा आई उनको दे दिया, बाबा आए उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपने पानी पिया तो वो भी मीठा ही था और नमकीन नहीं हो गया था, ठीक है, क्योंकि आप कहें भी हमने तो निकाल के पानी दे दिया तो अब ये नमकीन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन जो होती है वो सब के अंदर, जिस तरह आपकी वो शुगर लेवल जो था एक जैसा रहा तो वैसे रहता है। देखिए मैं ये पानी जो है इसमें से निकालने लगा हूँ तो फिर भी कंसंट्रेशन के ऊपर देखिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको पहले नीचे रख दूँ ताकि ये ना हो कि इसको खाली हो जाए। यहाँ पे देखें करेंगे तो 0 कंसंट्रेशन है, तो लिहाजा इसके अंदर ही डिप होना चाहिए हमारे सोल्यूशन के अंदर ही, ठीक है। तो अब देखें मैं इसे ज़रा कम करने लगा हूँ तो कंसंट्रेशन आप देखिएगा उतनी ही रहेगी 4.350। ये देखें जी कोई कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस तरह आप जो है वो घर में पानी आपने बनाया, ठीक है, और आप उसके अंदर एक और गिलास डाल दें सादा पानी का, तो फिर क्या होता है मिठास जो होती है आपकी शरबत के अंदर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो चीनी की कंसंट्रेशन थी, जो चीनी की वैल्यू थी एक ख़ास पानी के अंदर, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी चीनी की वैल्यू तो नहीं कम हुई, लेकिन दूसरी चीज़ बढ़ने की वजह से हमें मिठास जो है वो कम महसूस होगी। तो अब देखें ज़रा, अभी हम इसको और जो है इसके अंदर जो है अगर इंटर कर दें, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपने जो स्कंजवी बनाई है उसके अंदर आप 2 गिलास सादा पानी डाल दें तो फिर आपके पास कंसंट्रेशन जो होगी शुगर की वो कम हो जाएगी। तो देखिए अभी मैं इसके अंदर और इंटर करने लगा हूँ तो देखिएगा 4.350 से अब हमारे पास कंसंट्रेशन जो है इसकी कम होने लग जाएगी। ये लें जी, ये देखें 4 से 3.085 पे आ गए, कलर भी जो है उसका चेंज हो रहा है। मैं और कर रहा हूँ और देखें जी 2.243 और कलर भी उसका डल हो गया। और कर रहा हूँ जनाब, ये देखें 1.825, और कर रहा हूँ 1.596, पूरे लीटर में कर दिया मैंने तो 1.293 हो गए। तो उम्मीद है कि आपको इस हमने जो भी प्रैक्टिकल किया है इससे आपको कंसंट्रेशन का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, कि किस तरह से जो है वो कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है और किस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट जो है वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब
ठीक है जी। और यहाँ पे मोल पर लीटर लिखा हुआ, तो हमारे पास जो लीटर होता है वो भी किसके इक्वल होता है, डेसीमीटर क्यूब के। तो आपके बुक में डेसीमीटर क्यूब लिखा है तो वो इक्वल होता है लीटर के। तो ये देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन, अब आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। ये आपको मैंने प्रैक्टिकल इसलिए करवाया ताकि आपको सारी चीज़ें रिमेंबर रहें। तो इसका यूनिट जो होगा हमारे पास क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इधर लीटर है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो चलिए बच्चों अब दोबारा बुक की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन जी हम दोबारा बुक के ऊपर वापस आ गए हैं और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट। उसने बताया था कि हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो बेसिकली हमने उनका प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होगी, जो कि अभी हमने देखा कि किस में थी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में थी। और जो हमारी केमिस्ट्री लैब थी इसके अंदर जो लिखा हुआ था मोल पर लीटर लिखा था, एक ही बात है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है, उनको आपस में ज़रब करना है, ठीक है जी। और फिर क्या करना है, उनकी जो पावर है रेज टू पावर, उनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल कर देनी है किसके, टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, यानी उनके नंबर ऑफ मोल जो हैं उनकी पावर के अंदर लिख देने हैं, पावर के ऊपर लिख देना, ठीक है, पावर की जगह पे। इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और होनी भी क्या चाहिए आपके पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ही जो है राइट नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बैलेंस इक्वेशन होती है। और अब बैलेंस इक्वेशन की बात आई है तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो दिखा देते हैं बैलेंस की इक्वेशन की, थोड़ी सी एक मिनट के अंदर ही आपको जो है थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं ताकि वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए नहीं, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें अभी हम जो हमारा इस टॉपिक के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो भी यही वाली इक्वेशन है। तो देखें जी, हमारे पास 0 N2 0 H2 0 NH3 है, हमारे पास सारी चीज़ें 0 0 हैं, 0 0 मोल्स हैं, तो कोई चीज़ भी हमारे पास, हमारा प्रोडक्ट भी 0 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, N2 की एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक। 1 N2 का मतलब है N के जो है वो 2 जो है हमारे पास एटम्स आ गए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी H2 हमने 1 कर दिया, ठीक। और अगर हम H2 कर देते हैं 2, चलें जी H2 1 ही रहने दें, ठीक। तो हमारे पास NH3 बन गया 1 NH3। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन अभी ठीक नहीं हुई और देखें अनइक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो हमारे पास 1 H2 मिलके अब हम इसे 2 करेंगे तो देखें जैसे हमने 2 किया, सॉरी N2 + H2, हमारे पास ये वाली इक्वेशन चल रही है तो हमारे पास तब भी ये इक्वल नहीं हुए। तो हमें क्या चाहिए, देखें NH3 है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि N के 2 हैं और H के कितने चाहिए हमारे पास 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब H को बढ़ाएंगे, 2 किया, 3 किया, जैसे हमने 3H2 किया, 3H2 का मतलब हुआ कि H के कितने हो गए 6, ठीक है ना, एक H नहीं है, ये H2 है, तो 2 3 6। तो लिहाजा ये देखें जैसे ही हमारे पास ये इक्वल हुई, बैलेंस हुई, तो देखें स्माइली आ गई कि आपने बैलेंस कर लिया। और अगर हम इसमें से कुछ चीज़ चेंज करेंगे, 3H2 की जगह पे 2N2 करेंगे तो हमारे पास देखें अनइक्वल का साइन आ गया और वो स्माइली भी गायब हो गई, मुस्कुराहटें ख़त्म हो गई। तो लिहाजा आपकी इक्वेशन तभी मुस्कुराएगी, तभी आपको नंबर देगी जब आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। तो लिहाजा आज के बाद आज जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक हो गया जी। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा और आपका कंसेप्ट जो है वो प्योरीफाई हो गया होगा। हाँ, जैसे हम फ़र्ज़ करें तो 2NH3 की जगह पे 3 भी करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, तब भी हमारे पास वो डिस्टर्ब हो जाएगी इक्वेशन और बैलेंस नहीं रहेगी। तो चलिए जी वापस चलते हैं बुक की जानिब। तो हमने आज जो है वो 2 मरतबा केमिस्ट्री लैब का विज़िट कर लिया है। तो अब बाकी जो है चैप्टर, बाकी जो हमारा लेक्चर है इसी तरीके से हम इसको कैरी ऑन करते हैं इंशाल्लाह। तो हमें ये समझ आ गई अब डेफिनेशन, ये सारी हमने अंडरलाइन कर दिया, यही डेफिनेशन है, ठीक है पहले, उसके बाद नीचे डेरिवेशन शुरू हो रही है। अब जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। चलें जी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। A एंड B आर द रिएक्टेंट्स वेयर A एंड B, ठीक है, बड़े A B जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और छोटे A B क्या हैं, आर देयर नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर बी लिख देनी है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद यानी कि आपने क्या किया, आपने ए और बी को जो स्मॉल थे नंबर ऑफ मोल्स उसको पावर के अंदर लिख दिया। इनकी पावर्स के अंदर आपके पास जो था एक्टिव मैसेज थे उनकी पावर के अंदर लिख दिया। ठीक है जी, मोलर कंसंट्रेशन जो थी उसकी पावर के अंदर लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल किया आपने तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके आपके पास क्या आ गया कि एफ आ गया, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वेयर के एफ इज़ द rate of constant for forward reaction. Similarly, the rate of the reverse reaction RR is directly proportional to the product C raised to power C and D raised to power D, where C and D are the number of moles as given in the equation. ठीक है जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी लिख लेंगे, जिस तरह हमने आर एफ लिखा है इसी तरीके से हमने आर आर भी लिख लिया। उसके बाद कहते हैं कि जिसमें वैसे जो के एफ था वो फॉरवर्ड का कांस्टेंट था और आर के आर जो होगा वो किसका कांस्टेंट होगा जनाब, हमारे पास रिवर्स का कांस्टेंट होगा। उसके बाद वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर इक्वल। ये तो हम पिछले कई लेक्चर्स से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास दोनों के रेट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी आर एफ इज़ इक्वल टू आर आर। तो आर एफ की जगह पे जनाब आर एफ की वैल्यू जो अभी हमने पिछली क्वेश्चन में फाइंड आउट की वो पुट कर दी, और आर आर की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और आर एफ की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू पुट की जी, ये वाली। ठीक हो गया। अब जनाब बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड एंड द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स द अबव इक्वेशन बिकम्स, हमने क्या किया जी, के आर जो था ये वाला इसको उठा के के एफ के नीचे ले आए, और ये जो ए बी थे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आके सी डी के नीचे डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। और उसके बाद कहता है कि के एफ और के आर को हमने लास्ट लेक्चर में के सी का नाम भी दिया था, तो लिहाजा के एफ बाई के आर की जगह पे क्या लिख दिया हमने, के सी राइट कर दिया। ठीक है जी, और जो कि हमारे पास क्या है, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे लिखा भी हुआ है। उसके बाद जी दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होगा। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म सच एज, अब वो आपको 2 एग्जांपल्स देगा कि किस तरह से हम इनको इसके अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी जाहिर कर सकते हैं। व्हेन नाइट्रोजन एक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज फॉलोज। कहता है कि जब हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ये मोनो से याद आया आपको जो है वो किसी दिन में केमिस्ट्री की जो हमारे पास काउंटिंग है वो भी आपको पिक्चर शो करवाएंगे, और मुझे तो याद है मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। देखें, नल कहते हैं केमिस्ट्री में 0 को, मोनो कहते हैं 1 को, डाई कहते हैं 2 को। ठीक है, नल, मोनो, डाई, ट्राई, टीट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका। ठीक है, तो इस तरह से इसकी केमिस्ट्री की भी काउंटिंग होती है। अगर आपको आती हो तो इजीली आपको फार्मूलाज जो है वो समझ आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जनाब कि देखें हमारे पास इसने एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 1, ये देखें जी, और उसमें अब क्या है जी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह से आएगा हमारे पास, आर एफ, ठीक है जी, और के एफ N2, के एफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और N2O2 आ गया। N2O2 के ऊपर आपको पावर्स क्यों नज़र नहीं आ रही भला, क्योंकि हमारे पास ये 1 मोल है ना, तो 1 पावर लिखें चाहे ना लिखें। और द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में आर आर इज इक्वल टू के एफ, और NO की पावर आपको 2 नज़र आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 2 मोल्स हैं, तो लिहाजा वो पावर जो है उसके ऊपर हमने राइट कर दी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज़, तो हमारे पास जो फिर हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन बना वो कुछ इस तरह से था, के सी NO की पावर 2 लिख दी। ठीक है, वहाँ पे हमने जनरल जो था वो लिखा था CD, तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, CD की जगह पे चूँकि एक ही है तो वही आ गया ऊपर, और नीचे हमारे पास रिएक्टेंस जो है वो 2 है, N2 और O2, तो वो जो है हमने नीचे लिख दिए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट सेकंड
एक्सप्रेशन की जानब बढ़ते हैं कि वो किस तरह से बना है। फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यही वाली इक्वेशन अभी हम डिस्कस कर रहे थे जब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पढ़ा था। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़, तो जब भी आप आइंदा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सोचेंगे, याद करेंगे, तो आपको जो है हमारा केमिस्ट्री लैब का ये वाला विजिट ज़रूर याद आएगा। उसके बाद हमने देखा कि डी N2 का एक H2 के 3 और क्या मिल गया हमारे पास 2NH3। ठीक है, अब आप किस तरह से देखें, N2 का मतलब है जी 2N, यानी N के 2, 3 का मतलब है H2 है तो H के 2 हो गए, और ये 3 दफ़ा है तो 3 to the 6। ठीक, और यहाँ पे देखें 2N का मतलब हो गया N के 2 और H3 का मतलब हो गया 3 to the 6, तो 6। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को जो है बैलेंस किया था अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो लिहाजा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट कि इसका हमने किस तरह से एक्सप्रेशन लिखना है जी। तो देखें जी, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फर्दर रिएक्शन आर निकाला, ठीक है, और सॉरी RF निकाला, जो कि हमने क्या किया KF N2 और H2 के ऊपर अब जो है वैल्यू आपको 3 नज़र आ रही होगी। ये देखें, इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये देखें जी, ठीक है ना, H के ऊपर 3 है वैल्यू। अब ये 3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं H2 के। उसके बाद R क्या है जी, KR और NH3 की पावर 2। अभी इसकी पावर 2 क्यों आई है, क्योंकि इसके साथ 2 मोल्स लिखा हुआ था, 2NH3 था, तो लिहाजा शुरू वाला जो 2 था कोफिशिएंट था वो आपने ऊपर राइट कर दिया। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं कि इसकी केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो इस तरह से राइट होगा, Kc इज इक्वल टू NH3 की पावर 2 और N2 और H2 की पावर 3। तो इस तरह से जी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है ना, उसके साथ आप एक जो है एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं इसमें से, ताकि आपका क्वेश्चन जो है उसको जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो सेटिंग हो जाए, और ज़बरदस्त जो है ना आपकी एग्जांपल देने से उसके नंबर जो है मज़ीद जो है वो सोने पे सुहागा, सच ये कहना था, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब जो है इसके बाद टेस्ट योर सेल्फ भी लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। कहता है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। हाउ इज़ द एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड, ठीक है, तो एक्टिव मास को हम जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है वर्ड जो मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमारा क्या मुराद है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हैं। पॉइंट आउट द कोफिशिएंट ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इक्वेशन, तो जो कोफिशिएंट है नंबर ऑफ मोल्स हैं वो लिखे हुए हैं, गिनती में 2 है 3 है, बी के जो स्टार्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, और उसके बाद है जी पांचवा कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस तरह हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं, आप इसके भी जो है वो राइट करेंगे। और किस तरह से राइट होगा जी, देखिए N2O4 का ऊपर आ जाएगा और 2NO2 की पावर 2 जो है वो आप किधर कर देंगे, नीचे राइट कर देंगे। जिस तरह अभी 2 एग्जांपल्स के, इसी तरीके से आप इसको राइट करेंगे। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।